नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के रिसर्च एप्टीट्यूड में आज हम हाइपोथेसिस पर चर्चा करेंगे। उपकल्पना किसे कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उपकल्पना क्या होती है? देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपको ये जान लीजिए कि रिसर्च के किसी भी स्थान पर, यानी चाहे आप पीएचडी के एंट्रेंस दे रहे हो या आप रिसर्च कर रहे हो, हर जगह पे उपकल्पना पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे पहली बात तो हम उपकल्पना, प्राकल्पना, परिकल्पना कई नामों से जानते हैं। इंग्लिश में हम सिर्फ हाइपोथेसिस कह लें काफ़ी होता है। किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच के संबंधों को अभिव्यक्त करने वाली अपरीक्षित कथन को प्राकल्पना कहते हैं। फिर से मैं बोलूँगा, किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच के सिद्धांतों को अभिव्यक्त करने वाली अपरीक्षित कथन। अपरीक्षित कथन का मतलब समझ लीजिए, जो भी नॉन टेस्टेड है, दैट इज अनटेस्टेड स्टेटमेंट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द relations between concepts related to any theory is known as hypothesis। यानी कि अभी जिन कथनों की जांच होना बाकी है, हम अभी अनुमान के आधार पे, कुछ एजम्पशंस के आधार पर, अनुमान के आधार पर कुछ स्टेटमेंट्स उठा लेते हैं और उनकी जांच करते हैं। तो ऐसा शोध के दौरान किया जाता है। जब शोध करना शुरू करते हैं तो हम कुछ कल्पनाएं बनाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, कल्पनाएं बनाते हैं कि उपकल्पनाएं बनाते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, कल्पना उपकल्पना में ये डिफरेंस है कि जो कल्पना है वो जरूरी नहीं कि तर्क युक्त हो, लेकिन जब वही कल्पना तार्किक हो जाती है तो वही उपकल्पना कहलाती है। यानी लॉजिकल थिंग्स, लॉजिकल फिक्शन उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस हो जाती है। विकिपीडिया पे इसे किस प्रकार से परिभाषित किया उस बात को भी समझ लें। विकिपीडिया पे कहा गया है कि सीमित साक्ष्यों के आधार पर निर्मित एक अनुमानित या प्रस्थापित विश्लेषण, जिसका प्रयोग एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में भविष्य की खोज के लिए किया जाता है, उसे प्राकल्पना कहा जाता है। यानी कुछ सीमित साधनों के आधार पर हम भविष्य के लिए कुछ अनुमान लेते हैं या बिंदु बनाते हैं और फिर उसी पर आधारित होकर अपने शोध कार्य को करते हैं। तो इसे हम परिकल्पना कहते हैं। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि परिकल्पना बिना सत्य की कल्पना हेतु निर्मित तर्क के लिए एक पूर्व सर्ग है। बिना सत्य की कल्पना हेतु निर्मित तर्क के लिए एक पूर्व सर्ग है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट a preposition made as a basis for reasoning without any assumptions of its truth। यानी अभी हमें सत्य नहीं पता है, सत्य होने का आशा करते हैं कि ऐसा सत्य हो सकता है और एक तार्किक आधार लेते हैं। ये सामान्यता, ये संबंध सहचर या कारणों को दर्शाते हैं। जनरली इनमें क्या करते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच में कोरिलेशंस यानी रीजंस को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तब अगर हम कहते हैं धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, तो यहाँ पर धूम्रपान और कैंसर के बीच में रिलेशन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। धूम्रपान और कैंसर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, इस बात को हम खोजने पर बल देते हैं। दूसरे शब्दों में प्राकल्पना एक ऐसा अस्थायी विचार या अनुमान है जिसका परीक्षण करना शेष है, जो दो या दो से अधिक परिवर्तियों या चरों के मध्य अंतर संबंधों को दर्शाता है। यानी एक अस्थायी विचार, एक टेम्पररी थॉट है जो दो चरों के बीच में, चर क्या होंगे इसमें, जैसे धूम्रपान और कैंसर,
ये क्या हो गया, ये चर हो गया। तो दो चरों के बीच में हम किसी न किसी प्रकार का अस्थायी दो चरों के बीच में किसी न किसी प्रकार का अस्थायी रिलेशन देखने का प्रयास करते हैं। तो दो चरों के बीच में जब हम टेम्पररी रिलेशन बनाने का प्रयास करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि दो चरों के बीच में अस्थायी विचार या अनुमान है जिसका परीक्षण करना शेष है। अब इन दो चरों के बीच में हम अनुमान लेंगे और इनके परीक्षण करना अभी होगा, शेष है, ऐसा परीक्षण किया जा सकता है जो दो या दो से अधिक परिवर्तियों व चरों के मध्य अंतर संबंधों को दर्शाता है। तो दो चरों के बीच में इंटर रिलेशन को दिखाते हैं। तो प्राकल्पना को मात्र कल्पना समझना भूल है, क्योंकि कल्पना फिक्चुअस होगी, कल्पना में तर्क होना जरूरी नहीं है। जबकि अगर हम प्राकल्पना बना रहे हैं तो प्राकल्पना में तर्क होगा। घटनाओं के संभावित संबंधों के बारे में ऐसे विचार को ही प्राकल्पना की श्रेणी में रखा जाता है जिसकी प्रामाणिकता की जांच वैज्ञानिक तरीके से संभव है। अतः सभी प्रकार के अनुमानित कथनों जैसे ईश्वर या आत्मा या पुनर्जन्म के बारे में प्राकल्पना नहीं कहा जा सकता है। तो हम जिस पर जांच नहीं कर सकते, जैसे ईश्वर के ऊपर जांच संभव नहीं है, हम इस पर कोई रिसर्च नहीं कर सकते और इस पर अभी तक कोई कसौटी पे नहीं पहुंच सकते हैं कि ईश्वर है या ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर अल्लाह है या राम है। सो हम ऐसी चीजों पर प्राकल्पनाएं नहीं बना सकते। आत्मा जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, परंतु इस पर अभी तर्क से कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आत्मा के ऊपर भी अगर हम कोई कल्पना करते हैं तो वो भी परिकल्पना नहीं हो सकती। तो परिकल्पना हमेशा उस चीजों की बनेगी जिसकी कसौटी की जा सके, कसौटी की जांच की जा सके, जिसे जांच सकते हैं। पर जिसे जांच नहीं सकते वो आपका कहा जाए तो परिकल्पना नहीं कहलाएगी। परिकल्पना परीक्षण के लिए संभावित संबंधों के बारे में जो कथन है इसका निश्चित और तथ्य आधारित होना आवश्यक है, यानी कि फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, उसकी जांच संभव होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने कई एक बातें बार बार रखा। मैंने आपसे कहा कि जो प्राकल्पना है ये अपरीक्षित कथन है और अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ। रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, हाइपोथेसिस और यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चन। कई बार हम इन दोनों को डिफरेंट मानते हैं, पर वही सही बात यह है कि इनमें कोई विशेष अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज है, बस स्थान पर इसके प्रयोग के अनुसार बदल जाता है। अभी मैंने आपको हाइपोथेसिस बताया, यानी परिकल्पना क्या है, जिसमें मैंने आपको हाइपोथेसिस में ये बताया कि वो चीजें जिसकी तर्कयुक्त ऐसे अपरीक्षित कथन, इसमें हमने आपको बताया था अपरीक्षित कथन, अपरीक्षित कथन। और ये क्या है, रिसर्च क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, अपरीक्षित प्रश्न। अपरीक्षित कथन, अपरीक्षित प्रश्न, यानी ऐसे कथन जिनका अभी परीक्षण होना बाकी है उसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। लेकिन यदि शोधकर्ता अपने शोध में कथनों की जगह प्रश्न रखता है जिनका अभी टेस्टिंग बाकी है, ठीक है, तो उन्हें हम रिसर्च क्वेश्चन कहेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में हम अगर कहते हैं कि कैंसर, धूम्रपान से कैंसर होता है, हमने कहा कि धूम्रपान से कैंसर होता है, धूम्रपान से कैंसर होता है। तो आप देख रहे हैं धूम्रपान से कैंसर होता है, ये एक कथन है, तो ये अपरीक्षित कथन है, इसे हाइपोथेसिस बोला जाएगा।
लेकिन अगर हम ये कहते हैं क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, बात को समझी। अगर हम कहते हैं कि क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, तो जब हमने क्या लगा दिया तो यही रिसर्च क्वेश्चन में परिणित हो जाएगा। तो रिसर्च क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन प्रश्न मूलक हो जाता है हमारा। अब या तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और रिसर्च क्वेश्चन, या तो रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन स्थिति अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि जब हमारे पास थोड़ा बहुत अनुमान हो, अपने शोध पर हम थोड़ा बहुत अनुमान रखते हैं, तब हम वहां पर ऐसे हाइपोथेसिस बनाएंगे। जैसे हमें कुछ आइडिया है कि शायद धूम्रपान से कैंसर होता है क्या, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो हम ऐसे आइडिया वाले हाइपोथेसिस बनाएंगे। लेकिन जहां हमें आइडिया बिल्कुल नहीं होगा, वहां पर हम ऐसे अपने शोध में रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि कोरोना के ऊपर कोई जांच हो रहा है, ठीक है ना, तो कोरोना की खोज करना है कि कोरोना को कैसे कोरोना ठीक हो सकता है तो या कोरोना का कारण ढूंढ रहे हैं। तो अब चूंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अभी वर्तमान में सामने है, जिसके पीछे कोई भी पास्ट यानी कोई भी पहले का पास्ट का फैक्ट नहीं पता है। सो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम अपरीक्षित प्रश्न बनाएंगे कि क्या धूम्रपान से कोरोना होता है, क्या अनिद्रा से कोरोना होता है, क्या, आप समझ रहे हैं। चूंकि इसमें हमारे पास कोई पास्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा सके। तो जहां पर अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ऐसे विषयों पर हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, और जहां थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं वहां पर हम उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिसर्च के हाइपोथेसिस के प्रकारों की। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उपकल्पनाएं किसे कहते हैं, और अब बात करते हैं उपकल्पनाओं के प्रकारों की। तो देखिए, मोटे रूप से इन्हें हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, बायवेरिएट, मल्टीवेरिएट। बायवेरिएट का मतलब क्या हुआ, दो चर वाले, और मल्टीवेरिएट का मतलब हो गया बहुत से चर वाले। अब हमने कहा धूम्रपान से कैंसर होता है, तो धूम्रपान और कैंसर दो चर हो गए। तो इस प्रकार से जहां जिसमें दो चर मिल गए वो बायवेरिएट हो गया। मल्टीवेरिएट बहुपरिवर्ती, जिसमें कई अधिक चर एक साथ जुड़ गए। जैसे हमने कहा धूम्रपान से अनिद्रा आती है, अनिद्रा से कैंसर होता है। तो अब यहां पे क्या है, धूम्रपान, अनिद्रा, कैंसर, तीन चर हो गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं धूम्रपान से अनिद्रा आती है, जिससे कोशिका विखंडन होता है, उससे कैंसर होता है। चर चार चार हो गए, धूम्रपान, अनिद्रा, कोशिका विखंडन, कैंसर। तो जहां चार चर हो गए, तो वो सब कुछ जब चरों पर हम देखते हैं तो इन्हें हम कहेंगे मल्टीवेरिएट, और दो चरों पे होगा तो बायवेरिएट। इस प्रकार से साधारण रूप से ये दो प्रकार से हमने वेरिएबल्स के आधार पर दो प्रकार के हाइपोथेसिस बताए। अब जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है शून्य या निराकरणीय प्राकल्पना, नल हाइपोथेसिस। और नल के साथ साथ जुड़े हैं दो और अवधारणाएं, दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी वैकल्पिक प्राकल्पना, और कार्यकारी प्राकल्पना यानी वर्किंग हाइपोथेसिस। तो इन दोनों को समझना यहाँ पर जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस, शून्य प्राकल्पना। नल हाइपोथेसिस, नल अर्थात शून्य, एक ऐसी प्राकल्पना है जिसके द्वारा दो परिवर्तियों के बीच शून्य
संबंधों को, निराकरणीय संबंधों को प्रकट किया जाता है। यानी नल मीन्स जीरो इज सच अ हाइपोथेसिस थ्रू विच जीरो रिलेशंस आर रिप्रेजेंटेड। यानी जब दो चरों के बीच में कोई रिलेशन ना हो। शून्य संबंधों से तात्पर्य किसी प्रकार के संबंधों का ना होना है, या दो चरों के बीच किसी प्रकार का अंतर ना होना है। यहाँ पे समझिएगा कि जब नो रिलेशन, दूसरा नो डिफरेंस, when there is no relation and when there is no difference, दो बातें सामने आ रही, या तो कोई रिलेशन ना हो या कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का प्रायः इस संकेत चिन्ह से निरूपित किया जाता है, H नॉट। जनरली हम इसे H नॉट, H और छोटा सा जीरो लगा देते हैं, उसे हम H नॉट कहते हैं। H नॉट को प्रायः सिंबल से करते हैं। अब उदाहरण के रूप में हम आपके सामने रखें तो भाई स्त्रियों और पुरुषों की औसत बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। अब आप जानते हैं कि स्त्रियां और पुरुषों की बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता और ये नहीं देखा जा सकता कि स्त्रियां ज्यादा समझदार हैं या पुरुष ज्यादा समझदार हैं। तो जब हम ये चीज मेंशन नहीं कर सकते कि स्त्रियां ज्यादा समझदार हैं और या पुरुष ज्यादा समझदार, क्या करेंगे आप? स्टैंड करना दे देते हैं आपको। तो जब हम ये चीज मेंशन नहीं कर सकते कि स्त्रियां ज्यादा समझदार हैं या पुरुष ज्यादा समझदार हैं, तो ऐसे में ये नल हाइपोथेसिस साबित हो जाएगा कि स्त्रियों और पुरुषों की औसत बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। शिक्षा का गतिशीलता पे कोई प्रभाव नहीं होता। अब जबकि यह सार्वभौम विदित है, यूनिवर्सल रूप से क्लियर है, शिक्षा और गतिशीलता एक दूसरे को प्रभावित करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी शिक्षा अगर आएगी तो गतिशीलता बढ़ेगी, शिक्षा कम होगा तो गतिशीलता घटेगी। तो जहां ऐसा संबंध हो, यूनिवर्सल रूप से सत्य है और ऐसा हाइपोथेसिस बना दिया जाए जो कि हमेशा नेगेटिव, जो एकदम अपोजिट बात कहता हूं, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है लेकिन कहने सूर्य दक्षिण से निकलता है, तो सूर्य दक्षिण से निकलता ही नहीं, तो ये हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस। तो व्हेन देयर इज नो रिलेशन, नो डिफरेंस, और एक कॉज यहां पे और दिखता है, टोटली अपोजिट, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल डिसअप्रूवल। तीसरा कॉज जो दिखता है यूनिवर्सल डिसअप्रूवल, यानी सार्वभौम रूप से असत्य बात कह दी गई हो, तो सार्वभौम रूप से असत्य बात कह दें तो ये भी क्या है? नल हाइपोथेसिस का ही उदाहरण बोला जाएगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, नारी कितना सच कितना झूठ। अब वुमेन इज हाउ मच रॉन्ग, हाउ मच राइट, तो किसी कम्युनिटी को हम किसी एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे होने से सही गलत नहीं साबित कर सकते। सो कम्युनिटी को किसी एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे होने पर नहीं साबित किया जा सकता। नो रिलेशन बाय दिस वे, नो रिलेशन एंड thus इट इज सेड टू बी नल हाइपोथेसिस। अब प्रश्न होता है, क्या नल हाइपोथेसिस जानबूझ के बनाए जाते हैं या बन जाते हैं? तो देखिए, नल हाइपोथेसिस जनरली बन जाते हैं गलती से। जैसे आप कोई चीज बना रहे थे और आपने ऐसा एजम्पशन कर लिया जो गलत है, जिसके बीच में कोई रिलेशन नहीं, आपने दो चर ऐसे ले लिए जिनमें यूनिवर्सल डिसअप्रूवल। लेकिन कई बार ये जान लीजिए, रिसर्चर्स जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि हमारी कुछ ऐसी उपकल्पनाएं चूज हो जाएं जो हम चाहते हैं, तो हम थोड़ी बहुत एरर के साथ और एक उपकल्पना थोड़े बहुत एरर के साथ और एक उपकल्पना भारी एरर के साथ जोड़ देते हैं। अब
हमने एक एरर डाल दिया कि भाई सपोज करें हम लखनऊ विश्वविद्यालय गए और हमें लखनऊ विश्वविद्यालय में मेट्रो स्टेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी का पता लगाना है। अब हम स्टेशन पे उतरते हैं और स्टेशन पे हम कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं गए, तो हमारे सामने मन में 5-7 बातें आएंगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय नॉर्थ में होगा, साउथ में होगा, ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, मेट्रो में होगा या अंतरिक्ष यानी स्पेस में होगा। अब हमने नॉर्थ के लिए लोगों से पूछा, साउथ के लिए पूछा, ईस्ट के लिए, वेस्ट के लिए, मेट्रो के लिए और स्पेस के लिए, तो मैक्सिमम 99% लोगों ने कहा स्पेस में नहीं है और बाकियों के विषय में लोगों ने कहा कि हो सकता है। मेट्रो में भी काफी % लोगों ने कहा कि हो सकता है। अब हमारे सुपरवाइजर को एक हटाना है, तो जाहिर सी बात है वो स्पेस को हटा देंगे। 5 को चूज करना था तो मेट्रो तक चूज कर देंगे। अब मेट्रो मैंने जानबूझ के इसलिए रखा ताकि मुझे मेट्रो का सफर मिल जाए। तो इस प्रकार से सुपरवाइजर जो शोधार्थी होता है वो प्रयास करता है, अपने उन विकल्पों को उपकल्पनाओं में रखने का प्रयास करता है जिस पर वो जांच कराना चाहता है। तो उससे इतना अलग हटकर अन्य उपकल्पनाओं को रखेगा जो 100% नेगेटिव होने जाएंगे, यानी 95% नेगेटिव। अगर हम मेट्रो और स्पेस को लें तो ये 95% नेगेटिव होगा और ये 5% नेगेटिव होगा इसके तुलना में। तो 5% नेगेटिव को एरर को सिलेक्ट कर लिया गया, 95% नेगेटिव को नहीं सिलेक्ट किया गया। तो इस प्रकार से कई बार जानबूझकर शोधार्थी उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अन्य प्रकार के उपकल्पनाओं की। तो नल हाइपोथेसिस के बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात आएगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब देखिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी वैकल्पिक उपकल्पना। वैकल्पिक उपकल्पना का मतलब हो गया भाई शून्य उपकल्पनाओं की अस्वीकृति के उपरांत जिस उपकल्पनाओं को अपनाया जाए उसे हम वैकल्पिक उपकल्पना कहेंगे। अब शोधार्थी ने कई एक उपकल्पनाएं बनाई और उसके बाद नल हाइपोथेसिस हट गई, यानी सुपरवाइजर ने कहा भाई H0 आपने ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये H0 हो जाएगा, ये H0 हो जाएगा। तो अब मान लीजिए 3 या 4 चुनी गई, तो ये 3 या 4 जो चुनी गई इन्हें बोला जाएगा इन्हें बोला जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो 3-4 चुन ली गई हैं वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी। यानी कि नल हाइपोथेसिस हटाने के बाद जो बची हुई कल्पनाएं होंगे उन्हें हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे, वैकल्पिक कल्पनाएं कहेंगे। अब इसके बाद आता है वर्किंग हाइपोथेसिस, यानी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरा बट नॉट लीस्ट वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब है किसी अनुसंधान विषय के बारे में प्रारंभिक अनुमान या अनुमानों को कार्यकारी प्राकल्पना कहते हैं। पर्याप्त जानकारी जुटाने के बाद मुख्य या अंतिम प्राकल्पना की रचना की जाती है जिसके आधार पर शोध या अनुसंधान किया जाता है। यानी जब कुल मिलाकर सारी चीजें हमारे पास फाइनल हो जाता है, हमने नल हटा दिया, जो बची वो अल्टरनेटिव और जिस पर हमने कार्य किया और जिस पर हमने अपना रिसर्च प्राप्त कर लिया, रिजल्ट प्राप्त किया, वो हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस होगा। तो भाई हमने नॉर्थ की ओर मूव किया और नॉर्थ में हमें यूनिवर्सिटी मिल गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो नॉर्थ दिशा में जाने पे यूनिवर्सिटी मिलती है, यह बात हमने मेंशन कर दिया, ये हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस होगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पर हाइपोथेसिस के विषय में इन डेप्थ एनालिसिस करा। आशा है आज का ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। हम जल्दी बहुत से नए वीडियोस हायर इस रिसर्च के ऊपर बनाएंगे जिससे आपके एग्जामिनेशन में मदद आ सके। तब तक के लिए फिर से आप विदा लेता हूँ। धन्यवाद।